ओम सभी को सुप्रभात। भगवान हुए गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज के इस प्रातःकालीन योग चिकित्सा शिविर में आप सभी का स्वागत है। रोज की तरह ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों के लिए आज का यह प्रातःकालीन योग सत्र रखा गया है। रोज अलग अलग विद्वानों को अलग अलग विधाओं में पारंगत ज्ञानी जनों को आपके बीच आपके ज्ञान वर्धन के लिए आपके अनुभवों को बढ़ाने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के शुभ आशीषों से, आचार्य जी के अनुग्रह से हमारे बीच लखनऊ से बहन वंदना जी जुड़ी हैं, जो पतंजलि महिला योग समिति की राज्य प्रभारी हैं और पूरे उत्तर प्रदेश पश्चिम में पूरे राष्ट्र को समर्पित, समाज को समर्पित मानवता की सेवा के लिए इस पतंजलि के संगठन के अभियान को गति दे रही हैं। मैं सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से बहन जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक मेरे आह्वान पर आप लोगों के सेवा के लिए अपना समय दिया है। आज का विषय बात रोग से जुड़ा हुआ है। अर्थराइटिस, गठिया, अलग अलग जो व्याधियां होती हैं, विशेषकर ठंड के दिनों में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है। और आज कल जो है गांव में भी इस बीमारी के बहुत असंख्य मरीज आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आप ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालक हैं, तो आपके पास ऐसे मरीजों का आना आपके दुकान पर स्वाभाविक है। तो इस विषय में यदि आप अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छा ज्ञान है, आयुर्वेदिक दवाओं का आपको नॉलेज है, साथ ही साथ इस बीमारी से निपटने के लिए यौगिक क्रियाओं का आपको ज्ञान है, तो हम मानवता की बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं, दूसरे को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। तो इसी के लिए आज ये बात रोग से संबंधित बीमारियों से कैसे हम निजात पाएं, कैसे उन बीमारियों से बाहर आएं, उस विषय पर आदरणीय बहन वंदना जी आप लोगों को योग चिकित्सा देगी। तो बहन जी का पुनः स्वागत करते हुए, अब विलम्ब नहीं करते हुए मैं इस सत्र की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो एक बार पुनः आदरणीय बहन वंदना जी का सभी ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वो कृपया इस सत्र की शुरुआत करें। ओम प्रणाम। ओम। परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी पुण्य देव जी महाराज को भी कोटि कोटि मेरा वंदन है, प्रणाम है, जो कि बहुत ही पुरुषार्थी और लगातार गुरु कार्यों में लगे रहते हैं। और ये 21 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आपके माध्यम से हुआ है। तो पुनः कोटि कोटि नमन वंदन श्री चरणों में करते हुए मैं आज के इस योग सत्र में आगे बढ़ती हूँ। सीधे बैठ जाएंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर। सीधे बैठते हुए मेरुदंड आपकी सीधी रहेगी। किसी भी एक आसन का चयन करें, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन। हाथों में ज्ञान मुद्रा के साथ योग सत्र की शुरुआत मंत्रों के उच्चारण के साथ बहुत जरूरी है। मन का एकाग्र होना, ताकि आगे के आप आसन, प्राणायाम, ध्यान अच्छे से कर सकें। तो आंखों को करते हैं कोमलता से बंद। 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रणोध्वनि। लेते हैं संकल्प कि हो हर दिन की शुरुआत योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के पालन के साथ। और आपके भी जो कार्य हैं, स्वदेशी का बहुत बड़ा संकल्प जुड़ा है आपके कार्य से। तो पुनः स्वामी जी को नमन वंदन करते हुए आज जो विषय हमारे पास है, आर्थराइटिस, सर्वाइकल या वात रोग। तो यदि किसी को वात रोग हो जाता है, आर्थराइटिस की परेशानी है, गठिया है, जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल की परेशानी है, तो उनका योग का पैकेज क्या होना चाहिए, आज उस पर ध्यान देंगे। तो अगर किसी को गठिया है तो आप उनको कैसे उनका मार्गदर्शन करेंगे। तो जब गठिया होती है, आर्थराइटिस, वात रोग आदि की समस्या होती है, तो सूक्ष्म व्यायाम से हम शुरुआत करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, कुछ बैठने के, लेटने के आसन करते हैं, फिर प्राणायाम करेंगे, लास्ट में ध्यान और सूर्य नमस्कार की क्रिया। तो बैठ जाते हैं दंडासन में, दोनों पैरों को सीधी करते हैं, दोनों हाथ कमर के बगल में, ये दंडासन कहलाती है। अंगुलियों को चलाएंगे, दोनों पंजे की अंगुलियां चलाएंगे। जब वात का प्रकोप बहुत बढ़ा होता है तो एक एक ज्वाइंट में शरीर में दर्द रहता है, तो इसके लिए पहले प्रत्येक ज्वाइंट को हम ढीला करते हैं, खोलते हैं और फिर आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। घुमाएंगे क्लॉकवाइज, गोल गोल घुमाना है दोनों पंजों को। छोटी उंगली जमीन से छूती हुई, बड़ा सा शून्य बना रहे हैं पंजों से। और एक निवेदन है आप सभी से कि सभी लोग साथ में करते भी जाएं, क्योंकि योग सभी के लिए परम आवश्यक है। योग करके हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, और अगर हमारा सामर्थ्य बढ़ जाता है तब हम अधिक सेवा कर पाते हैं। दोनों पंजों को आपस में लड़ा लें। कोई भी सिर्फ देखेंगे नहीं, क्योंकि देखने से मात्र हमें लाभ नहीं होगा, तो साथ में करते जाएंगे। घुटने को चलाएंगे, दोनों घुटनों को खींचे और छोड़ दें। ये घुटने की क्रिया है, पैर बिल्कुल स्थिर रहेगी, घुटने को खींचना है
और छोड़ देना है। जिन्हें भी घुटने में दर्द है उनके लिए ये व्यायाम बहुत ही अच्छा, आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। घुटनों को खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। अंगुलियों को इंटरलॉक करते हैं, फंसा लेते हैं। करेंगे चक्की चालक। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ पीछे की तरफ जाएंगे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। गोल गोल घुमा रहे हैं, दोनों कोहनियां हमारी सीधी है, कोहनियां मुड़ेंगे नहीं। जितना पीछे जा सकते हैं जाएं और जितना आगे जा सकते हैं जाएंगे। वात रोग में जो भी सूक्ष्म व्यायाम आसन आपको करवाए जाते हैं तो अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही हम अभ्यास करते हैं। और चाहे कोई भी रोग हो, सामर्थ्य का अतिक्रमण हमें नहीं करना है। पैरों के बीच में 1 फुट का फासला बनाते हुए हाथों को बीच में रखेंगे, हाथ ऊपर नीचे ले जाए। वात रोग में शरीर का एक एक जोड़ कमजोर पड़ जाता है और दर्द शुरू हो जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो ये सारे सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हम उनमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं। पैरों के बीच का फासला बढ़ाते हुए क्रॉस बनाएंगे, लंबी गहरी सांसों को भरते और छोड़ते हुए। ये जितने सूक्ष्म व्यायाम आप कर रहे हैं, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन कमर दर्द है तो बहुत आगे न झुकें। जो हाथ ऊपर जा रहा है, नजर भी ऊपर। करेंगे हाथों के लिए एक्सरसाइज। सीधे बैठते हैं, दोनों हाथ सामने, नीचे ऊपर। दाहिने बाएं ले जाए। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करेंगे। दोनों मुट्ठियों को आपस में सटाते हुए विपरीत दिशा में एक एक ज्वाइंट हमारा फ्लेक्सिबल हो रहा है। ये कलाइयों के लिए अंगुलियों में सूजन इसके लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को कंधे पे लीजिए और सामने लाए। साइड में ऊपर,
कंधे पे रोकेंगे, दोनों हाथ आगे से दोनों कोहनियों को सटाते हुए बड़ा सा शून्य बनाते हैं। सहजता पूर्वक बिल्कुल आराम आराम से पूरा ऊपर ले जाए और पूरा नीचे लाए। विपरीत दिशा में विश्राम करेंगे। दूसरा हाथ के लिए एक्सरसाइज अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से एक दूसरे कलाइयों को पकड़ते हैं, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। दाहिनी तरफ से नीचे लाएंगे, गर्दन हमारी सीधी रहेगी। ऊपर बाईं तरफ से एक बार दाहिनी तरफ से और दूसरी बार बाईं तरफ से। सर्वाइकल के लिए, स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, मेरुदंड के लिए ये अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। साइड से दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। गर्दन के लिए व्यायाम, श्वास छोड़ते हुए नीचे। सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलाइटिस है तो ध्यान देंगे गर्दन को आगे झुकाने के कोई भी बंद नहीं लगाएंगे या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं। गर्दन हमारी सीधी रहेगी और सिर्फ पीछे ले जाएंगे। सावधानियां हमेशा बरतें क्योंकि सारी चीजें सभी के लिए नहीं होती है। गर्दन में दर्द है तो आगे नहीं झुकाएंगे, कमर में दर्द है तो कमर से आगे झुकने के आसन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हार्निया की प्रॉब्लम है तो कमर से पीछे झुकने के आसन एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दाहिनी तरफ, बाईं तरफ। इसमें हमारी गर्दन की मांसपेशियां फ्लेक्सिबल हो रही हैं, ढीली हो रही हैं। ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त का संचार बढ़ता है। गर्दन सीधी रखेंगे, दाहिनी तरफ से पीछे देखते हैं। हमारी जो ठोड़ी है वो कंधे के सीध में आ जाएगी। वापस बाईं तरफ। ये आपके योग दिवस के 21 जून के प्रोटोकॉल में भी ये सारे अभ्यास हैं। बीच में रोकते हैं, बनाएंगे सर्किल यानी कि गर्दन से शून्य बनाएंगे। अब गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है तो कैसे बनाएंगे? तो हाफ सर्किल बनाते हैं, सिर्फ पीछे की तरफ, आगे की ओर गर्दन को नहीं झुकाएंगे। विश्राम।
दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए, इंटरलॉक करते हुए देंगे एंटी प्रेशर। दोनों हाथों को सर के पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए प्रेशर देते हैं। हाथों से सर पर और सर से हाथों पर दोनों तरफ से प्रेशर डालते हैं। कंपन सा महसूस होता है जो हमें लाभ देता है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स होते हैं। पुनः फोरहेड पे, हाथों से सर पे और सर से हाथों पर दोनों तरफ से प्रेशर डाल रहे हैं। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है सर्वाइकल के लिए। माइग्रेन पेन में भी लाभ होता है। दाहिनी तरफ से दाहिने हाथ को कनपट्टी पे रखे हैं, हाथ से सर पे और सर से हाथ पर प्रेशर डाल रहे हैं दोनों तरफ से, इसीलिए इसे एंटी प्रेशर कहा गया है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाते हैं। एक बार और करेंगे। बाई तरफ से विश्राम। आइए करते हैं बटरफ्लाई। दोनों पैर के तलवों को आपस में जोड़ लें, उंगलियों को फंसाते हुए पंजे के नीचे लगा लें, दोनों पैरों को चलाएंगे। मेरुदंड सीधी रहेगी। सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है आर्थराइटिस यानी कि गठिया वात रोग में। और सूक्ष्म व्यायाम के बाद हम कुछ आसन करेंगे। आसन के लिए सबसे पहले बैठ जाएंगे दंडासन में। ये दंडासन है, सभी ध्यान में रखें। दोनों पैर हमारे सीधे हैं, दोनों हाथ हमारे कमर के बगल में लगे हुए हैं। और सबसे पहले आसनों में हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दाहिने पैर को पंजे को मोड़ करके बाएं पैर के मूल से लगा ले। बायां पंजा घुटने के आगे, जो पैर ऊपर है उसका उल्टा हाथ क्रॉस बना करके लाएंगे। एंकल जॉइंट पकड़ेंगे, पीछे घूम जाते हैं। और जैसा कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं, आसन प्राणायाम के साथ, प्राणायाम ध्यान के साथ। तो इस आसन को हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ। शक्तिपूर्वक सांसों को छोड़ते हुए 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन हम कपालभाति प्राणायाम के साथ सभी लोग करते रहेंगे। यौगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने रोग को, आर्थराइटिस वात रोग को बहुत हद तक कम ही नहीं कर सकते, बल्कि पूरी तरह से आप क्योर कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से हमने यौगिक क्रियाएं की, आयुर्वेद का सही इस्तेमाल किया, हमारे सोने उठने का समय सही है, तो हर रोग बीमारी को हम क्योर कर सकते हैं। और आसन प्राणायाम के साथ करते हैं, इसके लिए भी पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कम से कम
एक एक आसन में 1 से 2 मिनट से शुरू करते हुए 10-10 मिनट तक जाते हैं तो पूरी तरह से आपको रोग बीमारियों से छुटकारा मिल जाती है। दूसरी तरफ से यहाँ हम 10 मिनट नहीं कर सकते हैं, समय की सीमा है। पैर को बदल लेंगे, बाएं पैर को मोड़ते हैं, दाहिना पंजा घुटने के आगे। कमर दर्द के लिए बहुत ही उपयोगी है। पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ पैनक्रियाज भी एक्टिवेट होता है। कुछ लोगों को अर्ध मत्स्य करने में दिक्कत होती है तो आप वक्रासन भी कर सकते हैं। दंडासन में बैठ जाए, बाएं पैर को हमने मोड़ लिया घुटने से, बाएं पैर मोड़ा है, दाहिना हाथ आगे लाएंगे, दूसरे घुटने पे लगाते हैं और साइड में फेस करके पीछे घूमते हैं। ये वक्रासन है। दोनों में से कोई भी आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं। दूसरी तरफ से पैर बदल लेते हैं। करेंगे अगला आसन गोमुखासन। गोमुखासन के लिए दाहिने पैर को हमने मोड़ लिया, बाएं पैर को भी मोड़ करके दोनों घुटने एक सीध में रहेंगे। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर जाएगी और पीछे से दोनों हाथों को पकड़ते हैं, गर्दन सीधी रहेगी और करेंगे कपालभाति प्राणायाम के साथ। दूसरी तरफ से कर ले, पैर बदल लेते हैं। दोनों घुटने एक सीध में। ध्यान देने वाली बात है कि जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर से जाएगा, दूसरा हाथ नीचे से, पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करें। यदि नहीं पकड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, जितना समीप ला सकते हैं लाएंगे। गर्दन सीधी रहेगी, नजर सामने। हाथ को साइड से नीचे लाए, दंडासन में बैठते हुए करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाए। कमर में दर्द है, ध्यान दें कमर से आगे नहीं झुकेंगे और जिन्हें कमर में दर्द नहीं है वो सहजता पूर्वक कर लें। बिल्कुल आराम आराम से ऊपर जाएंगे और फिर नीचे आएंगे। आप सभी को जानकारी में होगा
कि जब हम आगे झुकने के आसन करते हैं तो पीछे झुकने के आसन भी जरूरी हो जाते हैं। दोनों हाथों को साइड में टिका लें, करेंगे दंडात्मक आसन, कमर के भाग को ऊपर उठाएंगे। एक बार और करेंगे। बैठते हैं वज्रासन में मंडूकासन के लिए। एकमात्र आसन वज्रासन, जिसे आप भोजन करने के बाद कर सकते हैं और सभी को करना चाहिए। अगर भोजन करने के बाद आप 15 से 20 मिनट 10 मिनट भी आप वज्रासन में बैठ लेते हैं तो आपके शरीर का जो वायु विकार है उससे आपको मुक्ति मिलती है, पाचन भली प्रकार होता है। करेंगे मंडूकासन। इसके भी 2 अभ्यास है। पहला अभ्यास है बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, आगे झुकेंगे। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकेंगे, आप सीधे बैठते हुए भी कर सकते हैं। और अगर घुटने में दर्द है तो वज्रासन में नहीं बैठेंगे, सुविधा अनुसार जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ करके अभ्यास कर सके। और जिन्हें भी घुटनों में दर्द है, आप जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं किसी आसन में, तो आप कुर्सी पर भी बैठ करके इन आसनों का अपने सामर्थ्य के अनुसार अभ्यास कर सकते हैं और जरूर करना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं मंडूकासन का पहला अभ्यास, और वो भी कपालभाति प्राणायाम के साथ। जो सही पोस्चर है मंडूकासन का, पीछे से कमर हमारी एड़ी से नहीं उठेगी और सीना घुटने से टच होता हुआ नजर सामने की ओर। सांस भरते हुए वापस आ जाए। मंडूकासन का दूसरा पोज। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, नाभि की दोनों तरफ लगाते हैं। पुनः आगे जाएंगे श्वास छोड़ते हुए। पुनः श्वास भरते हुए वापस आ जाते हैं। यह पहला पोज है। जब हम मुट्ठी लगाते हैं तो मंडूकासन का पहला पोज हो जाता है, और बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर करते हैं तो मंडूकासन का दूसरा पोज हो जाता है। करेंगे शशकासन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हथेलियां माथा जमीन से छूते हुए। समय की सीमा है, बहुत देर तक नहीं कर सकते। यहाँ पर जानकारी आप सभी को होना चाहिए
ताकि आप दूसरों को बता सके। शशकासन के बाद अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। वज्रासन में बैठते हुए मेरुदंड के लिए भी बहुत अच्छा है। पैरों में फासला बढ़ा ले, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, पीछे से क्रॉस बनाएंगे, गर्दन हमारी सीधी, उत्तान मंडूकासन। इसमें भी आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। साइड से हाथों को नीचे ले आते हैं। करेंगे अर्धचंद्रासन और उष्ट्रासन। अगले हमारे दो अभ्यास, दो आसन है, तो घुटने के बल खड़े हो जाइए। अर्धचंद्रासन के लिए दोनों हाथों को क्रॉस बनाते हुए कंधे पे इस प्रकार आप रखिए, पीछे से पंजे के बल हम रहेंगे, श्वास भरते हुए पीछे जाते हैं। कमर से पीछे की ओर बेंड होना है। कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बिल्कुल आराम से जाएंगे। वापस एक बार और करेंगे। वापस साइड से हाथों को नीचे ले आए। हालांकि जैसे कमर में दर्द होती है तो ये आसनों का अभ्यास करने में उन्हें बहुत ही कठिनाई होती है, तो आराम आराम से करेंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे, जबरदस्ती किसी भी चीज को नहीं करेंगे। अगला आसन है हमारा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप जा सकते हैं। आप सीधे भी एड़ी को पकड़ते हुए पीछे झुक सकते हैं। वापस आ जाते हैं। एक बार और करेंगे उष्ट्रासन के अभ्यास। वापस आ जाएंगे। पेट के बल बाएं करवट से लेट जाते हैं और पेट के बल लेटने के कुछ आसन करेंगे। तो सभी लोग लेट जाए, पेट के बल बाईं करवट से। और पेट के बल लेट करके करने वाले आसनों में सबसे पहले मकर आसन। दोनों हाथों से स्टैंड बना ले, एक एक पैर से घुटने से मोड़ते हुए। दोनों पैरों से घुटने के लिए, कमर के लिए बहुत ही अच्छा है। अगला आसन है हमारा भुजंगासन। दोनों हाथों को साइड में रखते हैं, श्वास भरते हुए नाभि के ऊपर का भाग ऊपर उठाएंगे। एक, इसमें भी आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। ये भुजंगासन का पहला पोज है। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। भुजंगासन का दूसरा पोज, बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ ऊपर, पूर्ण भुजंगासन।
वापस आ जाते हैं, हाथों को साइड में रखेंगे। भुजंगासन का तीसरा पोज सर्पासन भी कहते हैं। वापस भुजंगासन का चौथा पोज तिर्यक भुजंगासन। पैरों के बीच में 1 फुट का फासला बनाए, सामने से उठकर दाहिनी तरफ घूम करके पीछे से एड़ी को देखते हैं। वापस आ जाएंगे बाईं तरफ से। एक एक आसन बहुत उपयोगी है और बहुत हमारे जो बैकबोन को सही करता है, कमर के लिए बहुत उपयोगी है, हमारे शरीर की हड्डियों में मजबूती आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो इसका अभ्यास सभी के लिए बहुत जरूरी है। अगला आसन करेंगे शलभासन। दोनों हाथों को जंघे के नीचे लगा लें, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे। दूसरी तरफ से दोनों पैरों से एक साथ, घुटने हमारे सीधे रहेंगे। साइटिका पेन कमर के लिए बहुत ही उपयोगी है। कपालभाति प्राणायाम के साथ हम कर गए हैं सारे आसन। वापस नीचे ले आते हैं, बाईं करवट से हम सीधे लेट जाएंगे। सीधे लेटने के कुछ आसन। सबसे पहले करेंगे मरकट आसन। दोनों हाथों को कंधे की सीध में फैला लें, घुटने से पैरों को मोड़ लेते हैं, सर दाहिनी तरफ और पैर बाईं तरफ। कपालभाति प्राणायाम के साथ आप अभ्यास करते रहें। दोनों घुटने आपस में सटे रहेंगे और दोनों पंजे एक दूसरे के ऊपर रहेंगे। एक एक आसन का अभ्यास प्राणायाम के साथ, कपालभाति प्राणायाम के साथ 1 मिनट से शुरू करते हुए 10-10 मिनट तक जाना है, यदि आपको अपनी रोगों से, बीमारियों से मुक्ति चाहिए। वापस सीधे कर लेते हैं दूसरी तरफ से। पैर दाहिनी तरफ, सर बाईं तरफ।
सीधे कर लेते हैं पैरों को। मरकट आसन का दूसरा पोज, पैरों के बीच में 1 फुट का फासला बनाते हैं। बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा। दाहिने तरफ पैरों को ले जाएंगे, एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पे, पैर दाहिनी तरफ है, सर दाईं तरफ। वापस सीधे करते हैं दूसरी तरफ। दोनों पैरों में हमने फासला बनाया है, तो दाहिने पैर का घुटना हमारा बाएं पैर के एड़ी पे आ रहा है। मरकट आसन का दूसरा पोज। वापस पैरों को सीधे कर लेते हैं। करेंगे कटी उत्तान आसन। दोनों पैर हमारे घुटने से मुड़े हुए हैं। सीने और कमर के बीच का भाग जो है वो हम श्वास भरते हुए ऊपर उठाते हैं। ध्यान देंगे कमर ऊपर नहीं आ रहा है, कमर और सीने के बीच का जो भाग है वो ऊपर उठा हुआ है। कटी उत्तानासन बहुत ही लाभप्रद है, ये भी मेरुदंड के लिए, कमर के लिए, बैक के लिए। अस्सी प्रकार के वात रोग बताए गए हैं हमारे आयुर्वेद में, और इन 80 प्रकार के वात रोगों में कई बीमारियां जुड़ी हुई हैं। अर्थराइटिस, गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस। मेरुदंड पे जब असर आने लगता है तो सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका पेन, फिर हमारे मेरुदंड की जो गैपिंग आ जाती है ऊपर से लेकर के नीचे तक, ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां, परेशानियां हैं। तो हमारे मेरुदंड के लिए कटे उत्तानासन बहुत ही उपयोगी है। वापस रिलैक्स हो जाते हैं। अगला आसन है हमारा सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के लिए हाथों से एंकल ज्वाइंट पकड़ लें, श्वास भरते हुए कमर के भाग को ऊपर उठाते हैं। महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। वापस द्विचक्रिकासन कर लेंगे, साइक्लिंग कर लें, घुटने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। विपरीत दिशा में दोनों पैरों से एक साथ, विपरीत दिशा में, विश्राम। 2 मिनट के शवासन करते हैं। शरीर को जमीन पे बिल्कुल ढीला छोड़ दें, आंखें बंद हैं, दोनों हाथ आचमन की स्थिति में खुले हुए हैं, यानी कि आकाश की तरफ खुले हुए हैं। पैर के पंजे से लेकर के मस्तिष्क तक संकल्प शक्ति के माध्यम से अपने शरीर के एक एक अंग को शिथिल करते हैं, शांत करते हैं। एक एक अंग पे अपने ध्यान को टिकाते हुए महसूस करें कोई तनाव नहीं है। यदि किसी शरीर के अंग में तनाव है तो उसको हिला डुला करके चेक करते हैं और वापस जमीन पे रखते हैं। किसी प्रकार के कोई तनाव का अनुभव नहीं। शरीर में कहीं दर्द है, रोग है, बीमारी है, कोई भी परेशानी है, योग के माध्यम से
सब ठीक होता जा रहा है। एक मन में सकारात्मक दृष्टिकोण, श्रद्धा भाव से जब हम योग को अपनाते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। शवासन बिल्कुल शव के समान, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद है, मन शांत सहज। आंखें बंद रहेंगी, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है। चेहरे और आंखों की सिकाई करते हुए बाई करवट से उठ के बैठ जाते हैं अपने अपने आसन में। किसी भी आसन का आप चयन करें, पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, जिस भी आसन में आप बिल्कुल आराम से कुछ देर तक स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, उसी आसन का हम चयन करते हैं। मैं यहाँ सिद्धासन में बैठी हुई हूँ और अब बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सूक्ष्म व्यायाम आसन के साथ ही साथ प्राणायाम भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। बैकबोन हमारी सीधी है, हाथों में ज्ञान मुद्रा बनी हुई है, और मुद्राओं में अगर वात रोग है तो उसके लिए वायु मुद्रा सबसे अधिक उपयोगी होती है। अंगूठे के बगल वाली उंगली को अंगूठे के मूल में लगा करके अंगूठे से बंद कर दे, लॉक कर दे, शेष अंगुलियां हमारी सीधी रहती हैं, इसे वायु मुद्रा कहते हैं। तो वायु मुद्रा के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वात रोगों में विशेष लाभ होता है। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आंखों को बंद करते हैं, आज्ञा चक्र पे अपने ध्यान को टिकाते हुए लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी प्रश्वास। और भस्त्रिका प्राणायाम में भी 3 गति है। जब भी आप किसी चीज का अभ्यास करें, योग में प्राणायाम हो, आसन हो, तो गति, मति, कृति, लाभ और सावधानियां, ये 5 चीजें पूज्य स्वामी जी बताते हैं। तो इस पे इसका ध्यान आप जरूर रखें। गति, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम में 3 गति है, धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। तो अपने अपने स्वास्थ्य के अनुसार ही गति का चयन करते हैं। दिन भर हम जो सामान्य हमारी श्वास होती है, मुश्किल से 400 ml से लेकर के 800 ml ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से जब लंबी गहरी श्वास प्रश्वास की क्रिया हम करते हैं तो 5000 ml से लेकर के 8000 ml ऑक्सीजन तक हमारे भीतर प्रवेश करता है, और यही ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में अवशोषित होता हुआ हमारे रक्त को शुद्ध करता है, और शुद्ध रक्त पूरे शरीर में समाहित होता हुआ हमें स्वास्थ्य प्रदान करता है। फेफड़े में रक्त कोशिकाओं का जाल सा बिछा होता है। जितनी लंबी गहरी श्वास आप भरेंगे उतनी अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन का अवशोषण हो रहा है। नियमित रूप से अगर 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी स्पंदन महसूस होने लगता है, फेफड़े हमारे स्वस्थ होने लगते हैं। जो भी उसके होल्स समय के साथ ही साथ कुपित वायु के कारण भर गए थे, जो उसके छिद्र, वो धीरे धीरे तेज हवा का झोंका जब जाता है बार बार, तो वो जो फेफड़े में होल्स थे वो भी धीरे धीरे खुल जाते हैं। हमारा फेफड़ा पूरी तरह से दोनों एक्टिवेट होते हैं, फेफड़े अच्छी प्रकार से कार्य करने लगते हैं, ऑक्सीजन का अधिकतम मात्रा में अवशोषण होने लगता है। और पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं
कि हर रोग बीमारी की सबसे अच्छी दवा है लंबी गहरी श्वास। चाहे कोई भी बीमारी हो, लंबी गहरी श्वास प्रश्वास की क्रिया से हमें शीघ्र लाभ मिलने लगता है। अगला प्राणायाम है हमारा कपालभाति प्राणायाम। हालांकि आसनों के साथ हमने कपालभाति किया है, तो यहाँ पर एक बहुत ही कम समय के लिए 1-2 मिनट के लिए ही कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठते हुए हाथों में वायु मुद्रा बनी रहेगी, शक्तिपूर्वक श्वास छोड़ते हुए लगातार। हमारे शरीर से गंदगी 4 रास्ते से बाहर आती है। कपालभाति को प्राणायाम में रखा गया है, लेकिन कपालभाति एक शोधन क्रिया है। शरीर की शुद्धि होती है कपालभाति के माध्यम से। 3% शरीर की शुद्धि होती है यूरिन के माध्यम से, शौच के माध्यम से। 7% शुद्धि होती है शरीर की यूरिन के माध्यम से। 3% शौच के माध्यम से, 7% यूरिन के माध्यम से, और 20% शरीर की शुद्धि होती है पसीने के माध्यम से, जो आपके शरीर से पसीना निकलता है। और शेष 70% यानी कि 70% आपके शरीर की शुद्धि होती है श्वसन तंत्र के माध्यम से, सांसों के माध्यम से। और उसमें भी कपालभाति सबसे बढ़िया है। जब हम शक्तिपूर्वक सांसों को लगातार छोड़ते हैं तो कुपित वायु, जो विषाक्त वायु है शरीर के भीतर की, वो लगातार शरीर से बाहर निकलती है और शरीर शुद्ध होता जाता है। इसीलिए कपालभाति को शोधन क्रिया भी कहते हैं। कपालभाति हमारे शरीर को शुद्ध करता है। शरीर की शुद्धि बहुत जरूरी है और श्वसन तंत्र के माध्यम से 70% तक शुद्धि हो जाती है हमारे शरीर की। और जब सारी विषाक्त वायु, कुपित वायु शरीर से बाहर निकल जाएगी तो एक एक रोग बीमारी स्वतः ही ठीक होने लगती है। वात रोग, जब प्रकोप वात का बढ़ जाता है तो कई तरह के असंतुलन आते हैं। आरए फैक्टर बढ़ जाते हैं, ईएसआर बढ़ जाता है, यूरिक एसिड बढ़ जाती है। इन सारे असंतुलन से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी कपालभाति, अनुलोम विलोम और सारे आसन एक्सरसाइज से। कहते हैं आरए फैक्टर आपका 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, यूरिक एसिड आपका 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वात रोग का प्रकोप हो जाता है तो कई बार आरए फैक्टर 200 तक पहुंच जाते हैं। विश्राम। अगला प्राणायाम है हमारा बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम अग्निसार की क्रिया और उज्जाई प्राणायाम का भी अभ्यास करते हैं। त्रिबंध के साथ करते हैं। 3 बंधों के साथ बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। मूल बंध, उड्डयन बंध, जालंधर बंध। पूरी श्वास बाहर निकालते हैं, जो हमारी गुदा मार्ग है उसको ऊपर खींच के रखते हैं, इसे मूल बंध कहते हैं। पेट को पूरी तरह पिचकाएंगे, उड्डयन बंध। थोड़ी को आगे झुका करके कंठकूप से लगाते हैं तो जालंधर बंध। लेकिन अगर सर्वाइकल है, गले में दर्द है गर्दन में, तब आप जालंधर बंध नहीं लगाएंगे। पूरी श्वास हमने बाहर निकाली, लगाएंगे मूल बंध। एक एक बंद खोलते हुए वापस सांसों को भर लेंगे। एक बार और करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। पूरी सांस बाहर निकाल करके अपने गुदा मार्ग को अंदर की तरफ खींच लेते हैं, सिकोड़ लेते हैं, उसी अवस्था में रोकते हैं। श्वास हमारी बाहर रुकी हुई है, पेट को अंदर खींचेंगे, पिचकाएंगे, उड्डयन बंद। और जालंधर बंद अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने स्वास्थ्य के अनुसार लगाएंगे। करेंगे अग्निसार के अभ्यास। मूल बंद के साथ करते हैं। पूरी श्वास बाहर निकालेंगे,
लगाएंगे मूल बंद और पेट को आगे पीछे चलाते हैं। एक बार और करेंगे। पूरी श्वास हमने बाहर निकाली, रेक्टम वाले भाग को ऊपर खींच रहे हैं, इसे खोलते हैं और पेट को आगे पीछे चलाएंगे। विश्राम करेंगे। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास मात्र 2 से 3 बार ही करेंगे। थायराइड के लिए बहुत ही उपयोगी है, लेकिन सभी के लिए जरूरी है। विशुद्धि चक्र का जागरण होता है, गले में स्थित जो विशुद्धि चक्र है उसका जागरण हो जाता है उज्जाई से। खासतौर पे महिलाओं में थायराइड जैसी बीमारी होती है, आज का लेकिन आर्थराइटिस पे है। हमें सभी लोगों को कम से कम 3 बार उज्जाई का अभ्यास जरूर कर लेना चाहिए। पूरी श्वास हम बाहर निकालते हैं, गले में संकुचन के साथ, आवाज के साथ हम श्वास को भीतर भर लेंगे। जालंधर बंद लगा करके श्वास को थोड़ी देर तक अंदर रोकते हैं और फिर दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाई नाक से श्वास बाहर निकालेंगे। गर्दन में दर्द है तो जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, गर्दन हमारी सीधी रहेगी। अब जैसे किसी को सर्वाइकल है, गर्दन में दर्द है, तो आपको उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है देखते हैं। पूरी श्वास हमने बाहर निकाली, एक बार और करते हैं उज्जाई प्राणायाम की अभ्यास। विश्राम। आइए एक बार पैरों को खोल लेते हैं। बहुत अधिक देर तक कई बार लोग नहीं बैठ पाते हैं, तो पैरों को एक बार दंडासन की स्थिति में हम खोलते हैं, पंजे को आगे पीछे चला लें। एक बार अंदर की तरफ खींचे और बाहर की तरफ। अंगुलियां चला लें। पंजे आपस में लड़ा लें। घुटने पटक लें। घुटने से पैरों को मोड़ लेते हैं। ये भी घुटने के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। दोनों पैरों से एक साथ। एक घुटने के लिए और व्यायाम कर लेते हैं। हाथों को घुटने के नीचे लगा लें और गोल गोल घुमा लेते हैं। क्लॉकवाइज 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लें, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर बदल लें दूसरी तरफ से। विपरीत दिशा में।
बैठ जाते हैं पुनः अपने आसन में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्राणायाम है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, और बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। चमत्कारिक असर होता है आर्थराइटिस, वात रोग, गठिया जैसी समस्या में भी। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। बाई नासिका से लंबी गहरी श्वास भरते हुए शुरू करते हैं। आप सभी लगातार 20 दिनों से योग की गंगा में स्नान कर रहे हैं, ज्ञान की गंगा में स्नान कर रहे हैं। मैं मान के चलती हूँ आप लोगों को प्रोसीजर बिल्कुल क्लियर होगा कि किस तरह से करते हैं। एक बार फिर भी मैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया को दोहराती हूँ, यदि कोई नए साधक आज जुड़े हैं तो। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। बाई नासिका से लंबी गहरी श्वास भरते हैं आराम आराम से। बाई नाक को बंद करेंगे। दाई नासिका से पूरी श्वास बाहर निकालेंगे। वापस दाहिनी नासिका से ही श्वास को भरते हैं। दाई नाक को बंद करेंगे, बाई नाक से पूरी श्वास बाहर। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। 2 बातों का ध्यान रखें। पहली बात कि जब भी हम अनुलोम विलोम शुरू करेंगे तो बाई नाक से श्वास को लेते हुए ही शुरू करते हैं, और खत्म करते हैं तो बाई नाक से श्वास को छोड़ते हुए खत्म करते हैं। बाई नाक हमारी चंद्र स्वर है, तापमान शरीर का मेंटेन रहता है, संतुलित रहता है। दाहिनी नाक हमारी सूर्य स्वर है, बाई नाक चंद्र स्वर है। और दूसरी बात, जिस नाक से हम श्वास को छोड़ते हैं पुनः उसी तरफ, उसी नाक से हम श्वास को भर लेते हैं। तो ये 2 बात आप ध्यान रखें। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार लंबी गहरी श्वास के साथ सहजता पूर्वक किया जा सकता है। आप सभी जानते हैं नस नाड़ियों का शोधन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां शोधित हो रही हैं जब आप लंबी गहरी सांसों को भर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। लगातार अनवरत यह क्रिया चलती जा रही है। पंच तत्वों में से एक तत्व प्राण हमारे भीतर विद्यमान रहता है, जो कि 3 दोषों में से एक दोष वात के रूप में शरीर में रहता है। शरीर में मल, मूत्र, पित्त, कफ, ये सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं नहीं जा सकते हैं। यह वात है, ये वायु ही है जो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। यानी कि शरीर में अगर 3 दोषों में से एक वात, पित्त, कफ में से कोई सबसे बलवान है तो वह वात है, जिसे उपनिषद में प्राण भी कहते हैं। और यह जो प्राण है यह सबसे शक्तिशाली है। उसी प्राण को हम मजबूती देते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से। प्राण शक्ति सबल होती जा रही है। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये 5 प्राण हमारे भीतर होते हैं। 5 उप प्राण है। पंच कोश से निर्मित हमारा यह शरीर सभी बलवान हो रहा है, पोषित हो रहा है लंबी गहरी सांसों के माध्यम से। तो आंखें बंद हैं, सभी लोग करते जाएंगे, कोई बैठेंगे नहीं। किसी को सिर्फ देखना नहीं है, क्योंकि जब आप योग का अभ्यास करेंगे तभी लाभ मिलेगा। और जब आप इसे महसूस करेंगे, जब आप इसका स्वाद चखेंगे, तभी आप दूसरे को इसका स्वाद बता पाएंगे कि यह क्या है, और आप लोगों की परेशानियां दूर कर पाएंगे। आप भी बहुत ही बड़े सेवा प्रकल्प से जुड़े हुए लोग हैं, तो सभी लोग करते जाएं और आनंद लेते जाएं। लंबी गहरी श्वास भरते जा रहे हैं। जितनी लंबी आप श्वास भर सकते हैं सहजता पूर्वक, उतनी लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ते जाएंगे लगातार। निरंतर लगातार करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ मिलता है, क्योंकि सबके मूल में योग है। हमारे विचार, हमारे आहार, हमारी वाणी, सब कुछ इसी से सुधरेगी, योग से ही सुधरेगी। हमारे जो विचार हैं, हमारे आहार है, उस पर जो योग का प्रभाव पड़ता है, 50%
हमारे शरीर पर प्राणायाम का प्रभाव पड़ता है। 25% जो भी आप भोजन लेते हैं, जो आप आहार लेते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। शेष 25% जो भी आप रोग बीमारी के लिए समाधान या औषधि लेते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो सबसे अधिक किसका प्रभाव हमारे शरीर पर है? प्राणायाम के। और वो भी जब आप श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, समर्पित भाव के साथ करते हैं अभ्यास, तब तो चमत्कारिक असर होते हैं। शरीर में लगातार परिवर्तन घटित होता रहता है। WBC है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो आपके शरीर का 24 घंटे में बदल जाता है। RBC 100 से 120 दिनों की आयु होती है। प्लेटलेट्स आपके शरीर के 7 दिनों में बदल जाते हैं। जो शुगर लेवल है आपका, वो भी 3 घंटे में, कोलेस्ट्रॉल लेवल लगातार बदलता जा रहा है। 10% बोन सेल्स भी बदलते हैं। स्किन सेल्स भी 1 सप्ताह में लगातार बदलते जा रहे हैं। तो ये जो लगातार आपके शरीर के भीतर परिवर्तन घटित हो रहा है, ये सब सही दिशा में घटित हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि योग के अभ्यास किए जाए। शरीर की कीमत तो तब समझ में आती है जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रहते हुए बचाने का संकल्प लें। आज हम अगर स्वस्थ हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कभी कोई रोग बीमारी हमें हो ही नहीं। और अगर कोई बीमारी, कोई असंतुलन, क्योंकि जेनेटिकली भी बहुत सारी बीमारियां हमें मिलती हैं। हमारे दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में जो रोग बीमारी है, समय के साथ साथ हमारे अंदर दिखती ही है। तो इसके लिए फिर सीधे योग की शरण में और नियमित योग करते रहें, तो उन बीमारियों से भी हमेशा के लिए आपको मुक्ति मिली रहेगी। वात रोग में वायु विकार है, गठिया है, अर्थराइटिस है, तो कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास जरूर करें। सुबह शाम दोनों समय अगर कर लेते हैं आधे आधे घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यह बीमारी क्योर हो सकती है पूरी तरह से। ऑस्टियोपोरोसिस में जो हाथों की उंगलियां होती है, पैरों की उंगलियां होती है, वो टेढ़ी तक हो जाती हैं। लेकिन यौगिक क्रियाएं, आयुर्वेद का इस्तेमाल जब आप करते हैं, तो जो टेढ़ी हुई उंगलियां रहती है, वो भी स्वतः सीधी हो जाती हैं। और गठिया की शुरुआत ही होती है हाथों के उंगलियों में, जोड़ों में, पैर की उंगलियों में दर्द से इसकी शुरुआत होती है। तो जब भी आपकी उंगलियों की जोड़ों में दर्द की शुरुआत हो, पैरों की उंगलियों में, तब आप समझ लें कि गठिया की शुरुआत है। इसके लिए बहुत सारी औषधि परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते रहते हैं। घरेलू उपचार में आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर पित्त भी शरीर का बढ़ा हुआ है, सीधे लहसुन सूट नहीं करता है, तो रात में लहसुन को भिगा लेते हैं और फिर सुबह खाते हैं, या फिर घी में उसको हल्का सा आप सौटे कर लें। गुलाबी रंग का जब हो जाता है लहसुन, तब भी आप उसमें त्रिकुटा डाल करके रोटी के साथ, एक रोटी से आप सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लें, तो विशेष लाभ मिलता है। एलोवेरा का जूस, जो धृत कुमारी है, उसका भी रस सुबह सुबह पिए। गिलोय का सेवन करें, तो गठिया जैसी बीमारी में बहुत लाभप्रद है। अंकुरित मेथी आप खाते हैं, या मेथी दाना के पानी पीते हैं रात में, मेथी दाना को पानी में भिगो दें, सुबह उठ करके छान करके उस पानी को पी लेते हैं, तो विशेष लाभ मिलता है।
बाई नाक से श्वास को छोड़ते हुए खत्म करते हैं विश्राम। बढ़ते हैं आगे, करेंगे भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान। 5 बार भ्रामरी, 5 बार ओम का उच्चारण और फिर ध्यान की अवस्था। तो दोनों हाथों को ऊपर ले आए, अंगूठे से कान के उभरे हुए भाग को हम प्रेस करके बंद कर लेते हैं। बगल की उंगली माथे पे, बीच की उंगली आंखों के मूल में लगाएंगे, शेष अंगुलियां गालों पे रखते हुए नाक से ही लंबी गहरी श्वास भरेंगे और नाक से ही ओम का नाद करते हुए श्वास को छोड़ते हैं। तीनों प्राणायामों में भ्रामरी, उद्गीत और ध्यान हमारी आंखें बंद रहेंगी, बीच में आंखों को नहीं खोलना है। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हैं, आंखें बंद रहेंगी, घुटने पे दोनों हाथों को टिकाते हुए करेंगे पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। लंबी गहरी श्वास भरते हैं। मन शांत, सहज, मौन हो जाते हैं, आंखें हमारी बंद रहेंगी। चलते हैं बाहर से भीतर की ओर, अंतर जगत में प्रवेश करते हैं। मन शांत, सहज, मौन। मौन अर्थात मन का न होना, और जहां मन ही नहीं है वहां क्या है? अमन, सुख, शांति, समृद्धि। सभी को शांति चाहिए, कोई अशांति नहीं चाहता, कोई रोग बीमारी नहीं चाहता, कोई दोष नहीं चाहता, लेकिन हम स्वयं को देख नहीं पाते हैं। योग हमारा परिचय हमसे करवाता है।
योग के माध्यम से हम स्वयं से जुड़ते हैं। आइए मस्तिष्क को भी खाली करते हैं। मस्तिष्क खाली, कहीं कोई विचार नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं। मस्तिष्क खाली है, आंखें बंद हैं, सांसों के माध्यम से हम अंतर जगत में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ देर के लिए इसी अवस्था में रुकते हैं। यही है ध्यान, मेडिटेशन। बहुत जरूरी है स्वयं को जानना। लौटते हैं वापस अपनी चेतना में। आंखें बंद रहेंगी, हाथों को ऊपर ले जाते हैं, हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं। जो ऊष्मा उत्पन्न होती है चेहरे और आंखों की सिकाई। बैठते हैं वज्रासन में। सिंहासन के लिए कंप्लीट पैकेज योग का। सिंहासन, हास्यासन भी बहुत जरूरी है। वज्रासन में बैठते हैं, पैरों के बीच में फासला, अंगुलियां अंदर की तरफ, हथेलियां बाहर की तरफ, इस तरह से। नजर सामने, पूरी जीभ बाहर निकालेंगे और बिल्कुल शेर की तरह सभी लोग दहाड़ेंगे। पूरी जीभ बाहर। प्लीज माइक को म्यूट कर लें। जिनका भी माइक ऑन है कृपया अपने माइक को म्यूट रखें, नहीं तो मेरी आवाज आप तक साफ साफ नहीं पहुंच पाएगी। तो अपने प्लीज अपने माइक को म्यूट रखेंगे। नजर ऊपर है, पूरी जीभ बाहर निकालें। सलाइवा निकलते हैं, जो लार है उसको निगलते हुए गले की मसाज कर लें। गले में खराश आ जाती है, बैठ जाते हैं। पुनः वज्रासन में। घुटने में दर्द है, आप नहीं बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठे। सुखासन में भी बैठने में परेशानी है तो कुर्सी पर बैठ करके इन सारी चीजों का, यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करें। बढ़ते हैं आगे हास्यासन की तरफ। हंसते मुस्कुराते रहेंगे तो शरीर में अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और जब अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं तो वही केमिकल पूरी बॉडी में डिस्चार्ज होता हुआ पूरी बॉडी को स्वस्थ करता है। कहते हैं जिंदगी एक आईने की तरह है, और यह तब मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो आइए दोनों हाथों को जोड़ते हैं। ओम हास्याय नमः। सभी बोलेंगे ओम हास्याय नमः, ओम हास्याय नमः, ओम 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 ओम। दिल खोलकर सभी एक साथ। जोर से। मल्टी पॉइंट्स। हाथों को ऊपर ले जाए, तालियां बजाते हैं। सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हमारी दोनों हथेलियों में है एक साथ प्रेस होता है और हमें लाभ देता है। चेहरे और आंखों की सिकाई कर लेंगे। बैठ करके हमने हालांकि सिंहासन हास्यासन कर लिया है। आइए खड़े हो जाते हैं।
3 बार सूर्य नमस्कार के अभ्यास जरूर करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार में वो जो 12 पोजेस हैं वो हमारे कई तरह के विकारों को, जॉइंट्स को खोलते हैं। ध्यान रखेंगे, कमर में दर्द है तो आगे झुकने के आसन न करें, हड्डियां की प्रॉब्लम है तो पीछे झुकने के आसन न करें। तो जिन्हें भी वात रोग है, गठिया आर्थराइटिस है, तो जो प्रिकॉशन सावधानियां होती है उन्हें जरूर बताते हुए आप सभी उन्हें गाइड करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर। सूर्य नमस्कार का अभ्यास कुल 12 पोजेस है। एक, नमस्कार की मुद्रा। 2, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए। 3, पादहस्तासन। 4, आश्वासन संचालन है, दाहिने पैर पे बैठ जाते हैं, बायां पैर हमारा पीछे है, नजर ऊपर। 5, पर्वतासन। 6, साष्टांग, कमर का भाग ऊपर, 6 अंग जमीन से छूते रहेंगे। 7, भुजंगासन। 8, वापस पर्वतासन। 9, पैर बदल लेते हैं, आश्वासन संचालन। 10, पादहस्तासन। 11, 12, पुनः 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ओम सूर्याय नमः। आइए बैठ जाते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कुछ देख लें। सबसे पहले तो हम एक बार मुद्रा और देख लेते हैं। अगर वात का प्रकोप है, आर्थराइटिस है, गठिया आदि की समस्या है, तब हम वायु मुद्रा बनाते हैं। ध्यान दें, ये हमारे हाथ, अंगूठे के बगल वाली उंगली को मोड़ के अंगूठे के मूल में लगा लें, अंगूठे से दबा के लॉक कर लेते हैं, शेष अंगुलियां सीधी। ये वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा में हम प्राणायाम के अभ्यास करते हैं वात प्रकोप के लिए। और जैसे बताया, घरेलू उपचार में आप लहसुन का प्रयोग कर सकते हैं, अंकुरित मेथी है, वातारी चूर्ण है, हल्दी, मेथी, सोंठ और अश्वगंधा। अगर आप घर में इसे मिलाकर के नहीं बना सकते हैं तो अपनी पतंजलि के वातारी चूर्ण है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। जितना मैं आपको औषधि के विषय में बताऊंगी, मुझे लगता है मुझसे बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को होगी। तो वातारी चूर्ण का प्रयोग करें। मोथा घास है, जो कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं
राजस्थान हरियाणा की तरफ मिलती है, उसके जड़ से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है गठिया जैसी बीमारी में। सहजन बहुत अच्छा है, सहजन की फली की सब्जी बनाकर खाएं या उसके पत्ते को, उसके फूल को काढ़े बना करके पिए, ये भी बहुत अच्छा है। पीड़ांतक वात गठिया में बहुत अच्छा लाभ देता है। तो जिन्हें भी जोड़ों में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है, गठिया आर्थराइटिस जैसी समस्या है, तो पीड़ांतक वात आप पिए, उसमें सारी चीजें मिली हुई हैं, तो बहुत अच्छा लाभ देता है। और साथ में अगर जोड़ों में दर्द है तो आयुर्वेद में आप कौन कौन सी ऐसी दवाएं ले सकती हैं जो कॉमन सी दवाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले पीड़ांतक वटी 1 गोली, दूसरा है अश्वशिला 2 गोली का आप इस्तेमाल करें। चंद्र वटी है वो बहुत ही अच्छी है, 1 गोली, या अपने जैसे दर्द है आपको, जैसी बीमारी है, 1 से 2 गोली का आप सेवन कर सकते हैं। अगर साथ में स्किन प्रॉब्लम है, 1 गूगल आपको साथ में लेना है। चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला और पीड़ांतक वटी, ये 3 दवाओं के साथ 1 गूगल आपको लेना होता है। अगर स्किन की प्रॉब्लम है तो कैशोर गूगल लेंगे। तो ये कुछ आयुर्वेदिक उपचार है जो कि आप सभी को मेरे से बेहतर पता होगा। इसमें अलसी, जो तीसी भी कहा जाता है, फ्लेक्स सीड भी कहते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है जोड़ों के दर्द में, गठिया जैसी विकार में, वायु विकार में। और अंकुरित अनाज का सेवन जरूर करना चाहिए, और अंकुरित अनाज में भी मूंग हल्का होता है, मूंग का सेवन करें, मेथी के सेवन करें, तो विशेष लाभ मिलता है। एक्यूप्रेशर की ओर बढ़ते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में देखिए, हमारे दोनों हाथों में और दोनों पैर के पंजों में, ये जो हथेलियों में, हाथों के पीछे हथेलियों के, ये 5 चैनल बने होते हैं। 4, 1, 2, 3 और 4, 2 अंगुलियों के बीच में जो एक लाइन है वो हमारी एक चैनल है। तो 5 अंगुलियों के बीच में हमारी 4 चैनल हमें मिलती है, 1, 2, 3 और ये 4 चैनल। ये चारों चैनल को अगर हम प्रेस करते हैं, और उसमें भी अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच में जो चैनल है वो बहुत लाभप्रद है। आपके शरीर में कहीं भी जोड़ों में दर्द है, विकार है, सूजन है, तो इसको आप खाली पेट 10 से 15 मिनट तक अगर दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस तरह से एक्यूप्रेशर देने के छोटे छोटे से जिनी आती हैं, या आप पेन के पीछे वाले भाग से भी आप प्रेस कर सकते हैं, या सबसे अच्छा अपनी अंगुलियों से भी आप इस तरह से प्रेशर डाल सकते हैं। तो एक चैनल हो गया, दूसरा ये चैनल है, 2-2 उंगलियों के बीच में जो लाइन गई है, और इसी तरह से हमारे पैरों में भी हमें 4 चैनल मिलते हैं। तो आप पैरों में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट दे सकते हैं। पैरों की हमारी जो छोटी उंगली के बगल वाली दूसरी उंगली है किनारे से, उसमें अगर आप एक्यूप्रेशर देते हैं तो वो हमारे जोड़ों के दर्द के लिए, घुटने के लिए बहुत ही रामबाण का काम करती है। पैर के पंजे में छोटी उंगली से बगल वाली उंगली, आपको मैं एक बार दिखाऊं, पूज्य स्वामी जी महाराज कई बार बताते भी हैं। ये जो छोटी उंगली है उसके बगल की जो उंगली है उसको आप यूं दबा करके प्रेस करें, साइड से करें, ऊपर से करें, तो घुटनों में दर्द जब होता है तो उसके लिए बहुत आराम है। 5 से 10 मिनट प्रेस कर लें, बहुत जोर की दर्द होती है, लेकिन ये छोटी उंगली के बगल में ये दूसरी वाली उंगली, बहुत तेज पेन होगा, पेन बर्दाश्त करें और प्रेशर डालें तो बहुत अच्छा हमें लाभ मिलता है। एक्यूप्रेशर भी बहुत इफेक्टिव है वात रोग में, गठिया जैसी समस्या में, अर्थराइटिस जैसी परेशानी में। तो ये आपका 1.5 घंटे में लगभग ये आपको यौगिक पैकेज बताया गया, जो अगर अर्थराइटिस है, किसी को वात रोग का प्रकोप है, सर्वाइकल है, तो आप उनको क्या करवा सकते हैं। और मैं चलती हूँ पूज्य स्वामी जी के पास, जिनके निर्देश पे मैं आज, मुझे सौभाग्य मिला कि आप सबके समक्ष मैं आ सकी। तो पूज्य स्वामी जी, आगे के लिए आप निर्देशित करें। क्या शांति पाठ करवाऊं? जी बहन जी।
तो आइए सीधे बैठ जाते हैं। अपने अपने आसन में हम सीधे बैठते हैं, आंखों को करते हैं कोमलता से बंद, हाथों में ज्ञान मुद्रा और करेंगे शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रणव ध्वनि। सभी के अंतस्मन में विराजमान उस परम पिता परमेश्वर को नमन वंदन। सभी स्वस्थ रहें और योग के माध्यम से अपने सामर्थ्य को बढ़ाते रहें, और सामर्थ्य हमारा बढ़ता है तो हम अधिक सेवा कार्य कर सकते हैं। परम पिता परमेश्वर ने हम सभी को निमित्त बनाया है सेवा कार्यों के लिए, तो परम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देती हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव और परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज पूज्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को अपने हृदय में देखते हुए दोनों गुरुजनों को नमन वंदन करते हैं, और साथ ही साथ हमारे परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी पुण्य देव जी महाराज को भी कोटि कोटि वंदन नमन प्रणाम, जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया कि आज आप सभी के बीच में मैं आ सकी। तो सभी का बहुत आभार दिल से, सभी को प्रणाम। आप सभी अपने आरोग्य केंद्र का संचालन बहुत अच्छे से करें, सफलता पूर्वक करें। ईश्वर से शुभकामनाएं हैं कि आपका आरोग्य केंद्र बहुत अच्छा संचालित होता रहे। ओम प्रणाम। ओम बहन जी, ओम। आपका भी बहुत बहुत आभार। और मैं रामविलास, जो हमारे पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र के संचालक हैं, मैं उनको ओर से आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपके पास कुछ थोड़ी देर के लिए समय है तो आप दो चार भाई बहन का ऐसा इच्छा होती है कि कुछ संदर्भ में जिनका आर्थराइटिस गाउट है तो वो कुछ प्रश्न पूछ सके, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनको निवेदन करूं। जी बिल्कुल। हाँ, शशिकांत जी अपना प्रश्न रखें। प्रीति डोंगरे। हाँ मैम। ओम मैम। ओम प्रीति जी पूछिए। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी कि जैसे घुटनों में अगर दर्द रहता है और चलते समय कट कट की आवाज आती है तो उन्हें क्या राय देनी चाहिए हमें? क्या औषधियां लेने की राय देनी चाहिए? यानी गैप आ गया है, घुटनों में कट कट की आवाज आती है चलते समय। देखिए, जैसा कि मैंने बताया अभी, योग बहुत जरूरी है, तो वो योग में सारे प्राणायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम करें, आसन करें, और साथ ही साथ आयुर्वेद का इस्तेमाल जब करें तो आयुर्वेदिक दवाओं में पीड़ांतक वटी है आपकी, अश्वशिला वटी है, चंद्र प्रभा की गोलियां हैं, और साथ में अगर जोड़ों में ज्यादा दर्द है तो महायोगराज गुग्गल, ये 4 चीजों का सेवन करते हैं। और अंकुरित मूंग का सेवन करें, अंकुरित मेथी का सेवन करें। पीड़ांतक क्वाथ अगर काढ़ा सुबह खाली पेट पीते हैं, और योग का अभ्यास करें, आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें आसन के साथ, तो पूरी तरह से क्यूरेबल है। घुटना दर्द जो आवाज आती है, जो पेशेंट आए हैं मेरे पास में, उन्हें चलने का भी मना करा है कि ज्यादा आपको वॉकिंग भी नहीं करनी है, नहीं तो पैरों में ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। तो फिर उनसे आसन करवा सकते हैं हम लोग? मैंने पहले भी जैसे कहा कि अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, मान लीजिए कोई आप आसन कर रहे हैं तो जितना जिसमें में आप सामर्थ्यवान हैं, आप कंफर्टेबल हैं, आप उतना ही करें, जबरदस्ती नहीं करें। लेकिन आसन सूक्ष्म व्यायाम से आप उनका शुरुआत उनकी करवाएं। अगर आसन करने में कंफर्टेबल नहीं है
तो सूक्ष्म व्यायाम से वो शुरुआत करते हैं। पैर के पंजे को चलाना, हाथों की जो सूक्ष्म व्यायाम है, कमर के लिए सूक्ष्म व्यायाम है, धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि जब तक आप आसन, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम की अभ्यास नहीं करेंगे तो क्योरेबल नहीं है। और एक आप लोगों से सभी से निवेदन भी है कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आस्था पे सुबह 5 बजे अगर मौका मिले जरूर सुनिए, सारा समाधान वो देते हैं। तो ये जो आपके प्रश्न है तो ये सब उनके समाधान से दूर हो जाएंगे। और प्रीति जी और कुछ पूछना चाह रही हैं? इससे ऑयल कम हो जाता है अगर घुटनों में, इस कारण से आवाज आती है कि चलते समय, क्या कारण है आवाज आने का घुटनों में से चलते समय? हाँ, ऐसा कहते हैं कि जो हमारी ग्रीसिंग है वो घुटने में कम हो जाती है। जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाती है तो ये समस्या 50 के बाद, 45-50 के बाद अधिकांश लोगों में शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हमारा खान पान सही है और हम नियमित योग के अभ्यास कर रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक उपचार ले रहे हैं, तो हमारी ये परेशानी, बीमारी दूर भी हो जाती है। अच्छा, ठीक है मैम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत अच्छा सिखाया आज आपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। और किसी के कोई प्रश्न है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। शशिकांत जी। शशिकांत जी कृपया अपना प्रश्न पूछें। सिद्धि चांडक जी। ओम दीदी। ओम। दीदी मेरा ये सवाल है, एक महिला पेशेंट है जो अधिक स्टेरॉइड की वजह से उनके कमर के नीचे से पाँव बेजान से हो गए हैं, तो हम उन्हें क्या करने के लिए कह सकते हैं? उनको एक तो सूक्ष्म व्यायाम आप करवाइए, बिल्कुल आराम आराम से जो कर सके, और अनुलोम विलोम प्राणायाम सुबह शाम 1-1 घंटे वो अभ्यास करें तो उनके जो पैर शून्य पड़े हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। और दवाई दीदी साथ में कोई? दवा में आप पीड़ांतक उनको बटी दे सकते हैं, अश्वशिला बटी है, और आपके चंद्रप्रभा बटी दे दे उनको। और पैरों में अगर ज्यादा दर्द है तब आप उनको त्रियोदशांग गूगल दे दें, त्रियोदशांग गूगल दे सकते हैं, या महायोगराज एक कोई गूगल दे दे, और चंद्रप्रभा बटी आप उनको दें, पीड़ांतक बटी दें, पीड़ांतक क्वाथ पिला सकते हैं। सबसे ज्यादा जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 50% हमारे शरीर पे प्राणायाम का असर होता है। अगर वो बैठ नहीं सकते हैं तो बिस्तर पर सीधे लेट करके भी वो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। पूरे 24 घंटे में हम कभी भी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि भोजन किए 5 घंटे आपको हो जाए। जैसे कि कपालभाति प्राणायाम में कहा जाता है कि भोजन के लगभग 4-5 घंटे के बाद हमें करना चाहिए, लेकिन अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा है कि आप भोजन करने के आधे 1 घंटे के बाद भी अभ्यास कर सकते हैं। तो उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम 1-1 घंटे करवा दीजिए, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे 2-3 दिनों में। ओम बहन जी, एक प्रश्न आया है कि अंकुरित अनाजों में मेथी और मूंग के अलावा चना और ये मूंगफली इत्यादि ले सकते हैं? ले सकते हैं अगर आपका डाइजेशन अच्छा है और पचा पाए, क्योंकि चना और मूंगफली थोड़ा गरिष्ठ होता है, भारी होता है, पचाने में दिक्कत होती है। तो जिन लोगों को चने और मूंगफली खाने के बाद अंकुरित कोई परेशानी नहीं होती है, गैस आदि नहीं बढ़ता है, तो आप ले सकते हैं। हर बॉडी की केमिस्ट्री अलग होती है, हर बॉडी पे जो भोजन हमारा है, आहार एक तरह से रिएक्ट नहीं करता है, तो इस वजह से मैंने ऐसा कहा था। मेथी और मूंग हल्का है, चना और मूंगफली थोड़ा गरिष्ठ है, भारी है, तो अपने अपने पाचन को देखते हुए आप ले सकते हैं। जी राजेश जी। बोल ना। ओम। बोल। ओम। जी ओम। हाँ जी, सही ना। बच्ची है 12-13। रेखा देवी जी। जी रेखा जी पूछिए। ओम जी। ओम देवी जी।
ओम भैया पूछिए। जी, एक रोगी है, उनका पैर का तलवा में काफी दर्द है और उनका खाली पैर नहीं चल सकता है, तो उनके लिए क्या किया जाए? यूरिक एसिड बढ़ी है, अगर आपके एड़ी में दर्द होती है तो संभावना है कि यूरिक एसिड बढ़ गया होगा आपका। तो जी, जी। गोक्षुरादि गूगल का आप इस्तेमाल करें। चंद्र प्रभावटी, पीड़ांतक वटी, अश्वशिला वटी के साथ गोक्षुरादि अगर वटी देते हैं और प्राणायाम करवाएं, कपालभाति और अनुलोम विलोम, और जो आसन एक्सरसाइज कर सकते हैं नियमित करें तो ठीक हो जाता है। 2-3 दिनों में ही उनका ये दर्द सही होने लगेगा। ठीक दीदी। ओम, आज बहुत अच्छा लगा। ओम, धन्यवाद। धन्यवाद भैया। आप लोगों से भी एक निवेदन है, मैं विनती करती हूँ कि आप लोग अपने आरोग्य केंद्र का संचालन करते हुए नियमित योग का अभ्यास जरूर करें। कम से कम 1 घंटा आप नियमित योग करेंगे तो आप अपने आरोग्य केंद्र को बहुत अच्छे से चला पाएंगे और दूसरों को बता भी पाएंगे। ओम मैम। ओम। हाँ, एक पेशेंट है जिनको डॉक्टर ने एमआरआई के बाद बताया कि उनका लंबर वर्टिब्री में कहीं पर बोन बढ़ गया है और उसके लिए ऑपरेशन का सजेस्ट किया। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या प्राणायाम या क्या मेडिसिन दे सकते हैं? अभी वो बेड पे है मरीज। सबसे पहले तो बेड पे हैं तो आप उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू करवा दीजिए। कोई भी कैसा भी पेशेंट है बेड पे भी लेटा हुआ है तो वहीं से वो अनुलोम विलोम प्राणायाम दिन भर जितना अधिक कर सकते हैं करने लगे। और एक बार आप अपने आसपास के कोई पतंजलि चिकित्सालय में वैद्य बैठते हैं, डॉक्टर हैं, तो उनसे जरूर दिखा दें। और कोई भी बीमारी आपको है इसके लिए सबसे अच्छी एक दवा है, टूल है। अगर आप लेटे हुए हैं, बिल्कुल उठ नहीं सकते, उसी समय अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू कर दें। आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी में, कोरोना जैसी बीमारी में भी लोगों ने अनुलोम विलोम प्राणायाम करके अपने फेफड़े की एफिशिएंसी को बढ़ाई और घर में रहते हुए सारे लोग स्वस्थ हो गए हैं। वो जो तो बढ़े हुए अनुलोम बोन है जी, जो बढ़े हुए बोन है और वो सही हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जो शरीर में बोन्स बढ़ जाते हैं या फिर उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, कहीं से भी हड्डियों में डीजेनरेशन शुरू हो जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसी बात को बार बार कहते हैं कि डीजेनरेशन से रीजेनरेशन होने लग जाएगा, वो सारा कुछ अपने आप सही होने लगता है। अगर आप प्राणायाम के अभ्यास करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम और आसन के अभ्यास करते हैं पूरी तरह से, और आयुर्वेदिक उपचार की आप अगर सहायता ले लेते हैं तो विशेष लाभ और जल्दी लाभ मिल जाता है। इनको बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको मुख्य रूप से अनुलोम विलोम कराया जाए। जी बिल्कुल, अभी आपने बताया कि ये बिस्तर पे है, ऑन बेड है, तो आप इनको अभी से अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करवा दीजिए। पूरे 24 घंटे में लेटे हुए हैं, जितना अधिक कर सके उतना अधिक करवाइए। धन्यवाद। ओम, आज का सत्र का ये अंतिम प्रश्न है, उसके बाद हम सब इस सत्र को विराम की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम, रेखा बहन जी। हरे कृष्ण जी, बोलिए भ्राता जी। हेलो। ओम। ओम दीदी जी ओम, बोलिए। बोलो दीदी। मेरे पैरों में ना थोड़ा ये पेन होता है, ये मसल्स में, तो इसका क्या कारण है और क्या मतलब मेडिसिन क्या ले सकते हैं आयुर्वेदिक में? आपके पैरों की फिल्लियों में दर्द होता है, यही आपने यही बताया? पिंडलियों में आपके दर्द होता है। बिल्कुल, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल है? तो शायद आपका नाम रेखा है, जहां तक मैं सुन पाई थी। तो रेखा जी, आप अनीता जी हैं, तो अनीता जी आप नियमित योग के अभ्यास पहली बात तो करें, क्योंकि ये छोटी मोटी परेशानियों के लिए हम अगर दवाओं पे न जाएं और योग के अभ्यास शुरू कर देते हैं तो 2-4 दिनों में ही हमारी परेशानी दूर हो जाती है। ठीक है, तो आप नियमित योग के अभ्यास करें और भोजन करने के बाद वज्रासन में जरूर बैठें, आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा मसाज कर लें।
ओम। ओम। सबसे पहले तो आदरणीय बहन जी को मेरा प्रणाम। और आज का सत्र को विराम देने से पहले हम सभी क्या है कि एक तुलसी की पौधे की तरह है, एक पौधे की तरह है हम सब। तो आज आदरणीय बहन जी ने हम सबको, जितने भी हमारे ग्रामीण आरोग्य केंद्र के संचालक हैं और हम सहित, जिस तरह से एक तुलसी पौधे को संचित कर रही थी बहन अपने दिव्य ज्ञान, दिव्य ऊर्जा, दिव्य ज्ञान से हम सब उनके अनुग्रहित हैं। और सभी पतंजलि ग्रामीण आरोग्य केंद्र संचालकों की ओर से मैं आदरणीय बहन जी को आभार प्रकट करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आज आप अपने बहुत ही अमूल्य समय देकर हम सबके बीच हम सबका कृतार्थ किया है। इसके लिए भी आपको